गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था आपका गुरु हर राय और गुरु हरकिशन तक को हमने चीज़ें कवर कर ली थी। यानी कि आज जो हमें पढ़ना है वो आज हमें पढ़ना है बच्चा गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर डिस्कस करते हैं। 9वें गुरु थे, आपको पता है, क्योंकि 8 हम पढ़ चुके हैं। 9वें गुरु को आज हमें पढ़ना है। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो गुरु तेग बहादुर का जो टाइम पीरियड था वो था बच्चा आपका 1664 से 1675, 75। ठीक है, चलो इनके विषय में कुछ पॉइंट डिस्कस करें। तो पहला पॉइंट ये था कि ये 9वें गुरु थे, नॉर्मल सी बात है। इनके जो पिता थे, इनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर के बच्चा, तो इनके पिता थे गुरु हर गोविंद। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इनके पिता कौन थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 6 नंबर के गुरु थे, ये 9 नंबर के गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर के पिता कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। दूसरी बात, इनका कार्यकाल ये रहा था 64 से 75। अगर इनकी गद्दी की बात करें, इनकी गद्दी कहाँ थी? तो इनकी गद्दी थी बच्चा माखोवाल। माखोवाल, माखोवाल पड़ता है बच्चा अमृतसर के पास में, अमृतसर, ASR लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, अमृतसर। क्लियर। दूसरी बात, इनके विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य और है। असोम भारत का जो राज्य है, असम भी कहते हैं, असोम या असम आप जो कहो इसको, असोम में एक टीला बना है। टीला समझते हो ना, एक ऊंचा सा टीला बना है और उस टीले का जो नाम है वो गुरु तेग बहादुर के ही नाम पर है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एक बार कि असोम में स्थित टीला किस सिख गुरु के नाम पर है, तो उसका आंसर आपका गुरु तेग बहादुर। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा था? औरंगजेब जो मुगल सम्राट था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। ठीक है, जिस कारण जब इन्होंने विरोध किया था, इसी कारण 1675 में यानी कि 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे कहा गया कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण बाद में औरंगजेब ने इनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी और फाइनली बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, तो 1675 उनका देहांत हुआ था, मृत्यु हो गई थी, मृत्युदंड दिया गया था। दूसरी बात, इनके विषय में और 2-4 बातें। इनकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान में आप जानते हो शीशगंज बच्चा कहाँ पर है? शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, ये आपका है दिल्ली में, है ना, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर है? चांदनी चौक। चांदनी चौक आप जाओगे, मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक से निकल के आप थोड़ा सा मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा शीशगंज गुरुद्वारा। तो शीशगंज गुरुद्वारा का जो संबंध है वो किन से? गुरु तेग बहादुर से ही संबंध है। क्लियर। तो वो इनके जो बलिदान हुआ था उसके उपलक्ष्य में, उसके संबंध में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें इनके विषय में। और इन्होंने एक शहर बसाया था गुरु तेग बहादुर ने, उसका नाम था आनंदपुर। आनंदपुर अमृतसर के पास में है। आनंदपुर माखोवाल में, ये तो आनंदपुर जो है ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर है आनंदपुर। क्लियर। तो ये हो गया बच्चा आपका गुरु तेग बहादुर से संबंधित तथ्य जो भी थे। अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम किनको? गुरु गोविंद सिंह जी को। क्लियर। तो चलो अब डिस्कस करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो निरंतर आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा और जैसे आप वीडियो को देखते हो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, है ना, लाइक कमेंट्स, है ना, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की। तो बच्चा अब हमें पढ़ना है गुरु गोविंद सिंह जी, इनको पढ़ना है। आप जानते हो ये 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, इनके पश्चात गुरु पद समाप्त हो गया था, इन्हीं के द्वारा गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। अगर मैं इनके गुरु के पद पर बात करूं, कब से कब तक गुरु के पद पर रहे थे, तो 1600
75 से बच्चा 1708 तक गुरु के पद को सुशोभित किया था। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि हमें इनको समझना कैसे है, क्योंकि इनके संबंध में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, इनकी नीतियाँ भी रही हैं, धार्मिक पॉलिसी भी रही हैं, तो वो सब मिक्स हो जाती हैं। तो इनको समझाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, उससे मैं आशा करता हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इनको समानतः 3 भागों में पढ़ेंगे, 4 भागों में। एक तो पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय बच्चा, एक पढ़ेंगे जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय जानेंगे। दूसरा बच्चा पढ़ेंगे इनका इनके रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। ये कोई डिवाइडेशन नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने किया है, आप चाहो तो इसको स्वीकार करें अथवा ना करें, आपकी वो आप डिपेंड करता है। ठीक है, बस इनसे टॉपिक समझ में आ जाएगा। रचनात्मक कार्यों में पहला हम पढ़ेंगे इनके निर्माण कार्य, इनके द्वारा कौन कौन से नगर अथवा कोई किले वगैरह स्थापित किए गए, निर्माण कार्य। इसमें हम पढ़ेंगे नगर, कौन कौन से नगर, और दूसरा पढ़ेंगे किले, कौन कौन से किले की स्थापना के द्वारा की गई थी। दूसरा पढ़ेंगे इनके साहित्यिक कार्य, इन्होंने कुछ ग्रंथ की रचना की थी, वो जानेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे बच्चा हम धर्म से संबंधित कार्य। ठीक है, चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इनके संबंध में युद्ध, इनके युद्ध लड़े थे समानता, 5 युद्ध हम जानेंगे यहाँ पर, 5 युद्ध को पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम इनके देहांत अथवा मृत्यु को। ठीक है, इनके मृत्यु के विषय में जानेंगे। तो कुल मिला के 4 भागों में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया, यानी गुरु गोविंद सिंह जी को समझने के लिए हमें कम से कम इनको स्ट्रक्चर में डिवाइड करके बहुत आसानी से हम टॉपिक समझ जाएंगे, अदरवाइज वरना टॉपिक बहुत मिक्स हो जाएगा और समझने में बहुत दिक्कत करता। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से यहाँ से, और उसके बाद चारों को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर करें शुरुआत जीवन परिचय से। गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय है ना, डिस्कस करते हैं हम लोग। 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलो इनका वो स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, एक बड़े उच्च विचार थे इनके, है ना। स्टेटमेंट था चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, है ना, और गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये इनका स्टेटमेंट था, बड़ा ही महत्वपूर्ण। इनके स्टेटमेंट से लगता है इनके विचार किस प्रकार के होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा उच्च विचार, तेजस्वी, है ना, व्यक्तित्व के धनी थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो हम बात करते हैं कि जीवन परिचय की। जीवन परिचय, तो बच्चा अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1666 में। अगर बात करें स्थान कहाँ हुआ था जन्म इनका, तो बच्चा हुआ था पटना में। पटना कहाँ पर है, बिहार की राजधानी है, बिहार की क्या है, राजधानी है। दूसरा, इनके पिता कौन थे, तो आप जानते हैं पिता कौन थे बच्चा, गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जी इनके पिता थे। इनकी जो माता जी थी, माता कौन थी, तो माता थी गुजरी, गुजरी माता थी। इनका माता का नाम गुजरी था, रहा है ये गुजरी। इनकी जो पत्नी थी, इनकी 2 पत्नियां थी बच्चा, और एक पत्नी का नाम था सुंदरी, एक का नाम था सुंदरी और एक का नाम था जीतू, क्या नाम था, जीतू। क्लियर। तो जन्म 1666 कहाँ पर हुआ था, जन्म का पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। पिता कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे बच्चा। माता कौन थी, माता का नाम गुजरी था। पत्नी इनकी 2 थी, एक सुंदरी और एक कौन थी, जीतू थी। दूसरी बात, इनके पुत्र की बात करें बच्चा, तो इनके पुत्र 4 थे। एक थे आपके जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। एक थे बच्चा आपके फतेह सिंह, फतेह सिंह। ठीक है। तीसरे थे बच्चा अजीत सिंह, और चौथे थे बच्चा इनके पुत्र थे जुझारू सिंह। इनके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनका आनंदपुर के संबंध से, इनका आनंदपुर युद्ध हुआ था उससे संबंध है, इनका चकमौर के युद्ध से इनका संबंध है। क्लियर। इनके विषय में आपको चीज़ें समझाऊंगा। क्लियर। ठीक है, एक मिनट जरा, चलो अब डिस्कस करें। तो देखो नेक्स्ट बच्चा, गुरु गोविंद सिंह जी की जो गद्दी थी, गुरु गद्दी थी, गुरु गद्दी कहाँ स्थापित की थी इन्होंने, गुरु गद्दी जो स्थापित की थी बच्चा, वो की थी आपकी आनंदपुर में। कहाँ की थी, आनंदपुर। और आनंदपुर कहाँ पर बच्चा,
तो ये आपका रूपनगर पंजाब, यहाँ पर हमें गुरुगद्दी स्थापित की थी। ठीक है, तो ये हुआ जीवन परिचय इनके संबंध में, गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में। क्लियर, छोटा सा स्ट्रक्चर था, वो आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के जीवन परिचय के बाद इनके रचनात्मक कार्यों की। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, चलो रचनात्मक कार्य, और उसमें पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चा उसमें इनके किसको पढ़ेंगे, धार्मिक कार्य बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं निर्माण कार्य। इनके द्वारा किस किस का निर्माण किया गया था। निर्माण को होता है दो तरीके से, एक तो आपको बता, एक इन्होंने नगर स्थापित किया था, नगर, उस नगर का नाम था पाओंटा। पाओंटा ये पूछा भी जा चुका है, पाओंटा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इस नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो पाउंटा बच्चा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने यहाँ पर दो कार्य किए थे, एक तो जो सिख शिष्य थे इनके, सिख शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया था, ट्रेनिंग प्रदान की थी उनको, सैन्य प्रशिक्षण था, कैसा था, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण। और दूसरा बच्चा कार्य इन्होंने ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, यहाँ पर एक ग्रंथ है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, ये ग्रंथ का नाम है कि रचना की, रचना की। पूछ ले आपसे ये कृष्ण अवतार कहाँ लिखा था उन्होंने, तो आपका आंसर हो जाएगा पाउंटा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। दूसरी बात बच्चा, इनके द्वारा 4 किलों की स्थापना की गई थी, किले फोर्ट 4 किलों की स्थापना की गई थी। तो 4 किले कौन कौन से हैं वो उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला था बच्चा उसमें आपका लोहगढ़, दूसरा था बच्चा फतेहगढ़, तीसरा था बच्चा इनका केसगढ़, और चौथा था बच्चा आनंदगढ़। ठीक है, तो लोहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और आनंदगढ़, ये 4 किले भी किसने स्थापित किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किए थे। और ये सब, तो ये हो गया इनका बच्चा निर्माण कार्य। ठीक है, ये 1698 से 1700 के बीच में इन 4 किलों की स्थापना की गई थी। ये आनंदपुर के आसपास क्षेत्रों में ही है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अब रचनात्मक कार्यों में दूसरा पढ़ते हैं बच्चा में इनका साहित्यिक कार्य है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ, डेट्स गुड। अब पढ़ेंगे इनके साहित्यिक कार्य, अर्थात इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी और वहाँ से बच्चा पूछा भी जाता है इनके संबंध में। तो अब पढ़ते हैं हम साहित्यिक कार्य। तो पहला देखो, इनके द्वारा इनकी जो आत्मकथा थी, है ना, ये पूछ सकता है आपसे, आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम था विचित्र नाटक। क्या नाम था बच्चा, विचित्र नाटक, इनकी आत्मकथा का नाम था गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जफरनामा। जफरनामा, जफरनामा की रचना 1704 में हुई थी। और ये कौन सी भाषा में था जफरनामा, फारसी भाषा में थी। ये वास्तव में था क्या बच्चा, ये बहुत सारे पत्रों का संकलन था। पत्रों का क्या था बच्चा, संकलन। तो 1704 में इन्होंने पत्रों का संकलन किया था जफरनामा के नाम से फारसी भाषा में, और इसको संकलित करके 1704 में ही मुगल सम्राट औरंगजेब को भिजवा दिया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जफरनामा की रचना किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। और किसको प्रदान किया था ये, तो मुगल सम्राट औरंगजेब को। क्लियर। नेक्स्ट, इन्होंने बच्चा कृष्ण अवतार ग्रंथ की भी रचना की थी। मैंने आपको बताया था पाउंटा में क्या था, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट अगर बात करें, इनके द्वारा एक ग्रंथ का संकलन करा गया था, उसका नाम था दशम पातशाह का ग्रंथ। तो दशम पातशाह का ग्रंथ का संकलन, उसकी रचना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। क्यों की गई थी, तो मैं आपको उसका कारण बताऊं। जो आदि ग्रंथ था उनका प्राचीन ग्रंथ था, यानी कि पवित्र ग्रंथ था। ठीक है,
तो हुआ क्या था, वो जो लुप्त हो गया था, बहुत सारे युद्ध हुए थे जिसकी रचना अर्जुन देव जी द्वारा की गई थी, वो लुप्त हो गया। उसके लुप्त होने के कारण इनको दशम पातशाह का ग्रंथ नामक ग्रंथ के नाम से एक ग्रंथ की रचना करनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा इनका एक ग्रंथ और है नंदी दीवर। कुल मिलाकर के ये प्रमुख ग्रंथ थे जिनकी रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा जी की गई थी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बच्चा पढ़ते हैं हम अगला कौन सा टॉपिक हमारा धर्म से संबंधित कार्य है ना। रचनात्मक कार्यों में तीसरा है धार्मिक कार्य है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बच्चा पूछे भी जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो तीसरा है हमारा धर्म से संबंधित कार्य। क्लियर, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक त्योहार था बच्चा, त्योहार था पाहुल त्योहार को प्रारंभ किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक पाहुल त्योहार है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं इनके संबंध में, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो स्थापना की थी बच्चा 1699 में, 1699 में की थी। ये वर्ष कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। खालसा का मतलब जो होता है, खालसा से जो शब्द है इसका मतलब होता है शुद्ध, या इसका मतलब होता है विशेष। ठीक है बच्चा, आगे बात करें खालसा पंथ के विषय में। तो देखो हुआ क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक कहानी के तौर पर। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, फिर उसको बताता हूँ लिख करके। ठीक है, तो 1699 में यानी कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जितने भी सिख अनुयायी थे उन सबको आह्वान किया गया, उन सबको बुलाया गया केसगढ़ नामक स्थान पर। केसगढ़ कहाँ पड़ता है? आनंदपुर के पास में, जो रूपनगर पंजाब में पड़ता है। तो उन सबको एक जगह एकत्रित किया गया था केसगढ़ में। ठीक है, और संपूर्ण भारत से और जहाँ भी उनके अनुयायी थे, चाहे वो फॉरेन कंट्री कहीं पर भी थे, वहाँ से सभी अनुयायी क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे केसगढ़ में 1699 में। यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। जब सभी लोग एकत्रित हुए थे 1699 में, तो उन्होंने घोषणा की, जैसे सब लोग पंडाल में बैठे थे, बहुत बड़े हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने जैसे वो वहाँ पर आए पंडाल में, स्टेज पर आए, तो उन्होंने कहा आकर के कि मुझे शीश चाहिए। शीश मतलब सिर, है ना, कि मुझे शीश चाहिए, सिर चाहिए। तो उनकी ये बात सुन करके पूरे पंडाल में एकदम से शांति सी छा गई। ठीक है, कि यार गुरुजी क्या कह रहे हैं, शीश चाहिए, सिर चाहिए, और हाथ में तलवार थी उनके, मुझे शीश चाहिए। ठीक है, तभी एक व्यक्ति ने ऊपर हाथ उठाया कि ठीक है मैं तैयार हूँ अपना शीश देने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ठीक है आओ मेरे साथ, और उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के एक पर्दे के पीछे वो चले गए। और जब गुरु गोविंद सिंह जी वापस आए, उस पर्दे से बाहर निकल करके आए, तो उनके हाथ में एक तलवार थी, और वो तलवार जो थी खून से रंगी हुई थी। ठीक है, बाहर आकर के उन्होंने दोबारा से फिर कहा कि मुझे और अभी शीश की आवश्यकता है। इस प्रकार से कुल मिला के उन्होंने 5 बार, ऐसे कई बार उन्होंने कहा, कुल मिला के 5 व्यक्ति अपना शीश देने को गुरु गोविंद सिंह जी को तैयार हो गए थे। ठीक है, और जो 5 व्यक्ति थे बच्चा, वही 5 व्यक्ति कहलाए पंच प्यारे या 5 प्यारे कहलाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपसे पूछ सकता है पंच प्यारे की अवधारणा कहाँ से आई थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उसी दौरान केसगढ़ में इनकी शुरुआत हुई थी। क्लियर, तो अब मैं पंच प्यारे के विषय में बताऊँ तो पंच प्यारे आपके 5 व्यक्ति कौन कौन थे, पंच प्यारे कौन थे बताता हूँ आपको। तो पंच प्यारे, फिर उनको एक बढ़िया सी वेशभूषा पहनाई गई, हाथ में तलवार थी उनको, है ना, और उनको क्या करा गया था, अमृतपान कराया गया था। अमृतपान का मतलब ये है, बहुत सारे तत्वों को मिला करके सतलुज नदी के जल में बहुत सारे तत्वों को मिलाया गया था, और उनको घोल करके उनको उसको पान कराया गया था, अमृतपान कहलाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खुद स्वयं अपने हाथों से उन 5 व्यक्तियों को अमृतपान कराया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद भी वो अमृतपान किया था। ठीक है, तो यहाँ से पंच प्यारे की अवधारणा शुरू हुई थी। तो अब एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो खालसा पंथ समझ में आ गया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। कहाँ, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ हुई थी बच्चा? तो केसगढ़ में हुई थी। केसगढ़, केसगढ़ कहाँ पर है? आनंदपुर के पास में है। ठीक है, तो यहीं पर अवधारणा आई पंच प्यारे की। पंच प्यारे
तो अब आपसे पूछेगा पंच प्यारे कौन है, और पंच प्यारे 5 नाम बताइए पंच प्यारों के कौन कौन है। ठीक है, तो उन पंच प्यारों के नाम की बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पंच प्यारों के नाम की बात लेकर के। तो बच्चा जो सबसे पहले थे पंच प्यारे, मतलब 5 के नाम लिख दे रहा हूँ, पहला दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है आपका, वो समानता है आपका आना आता है आपका दयाराम साहिब चंद का, साहिब चंद्र का। ठीक है, दूसरा नाम बच्चा आता है इनका दयाराम का। दयाराम को छोड़ो, पहले धर्मदास को पढ़ लेते हैं, धर्मदास का। ठीक है, तीसरा नाम जो आता है बच्चा, वो आता है मोहकम चंद्र। ठीक है, और चौथा जो नाम आता है वो आता है हिम्मत भीवर। इनका पूर्ण नाम था मोहकम चंद छिम्बा। ठीक है, और साहिब चंद धर्मदास, और लास्ट में थे बच्चा आपके, लास्ट में जो नाम था वो था आपका दयाराम खत्री। ठीक है, तो 5 व्यक्ति थे, है ना। ये एक ऐसी शब्द है STMHD, इससे आपको 5 नाम याद हो जाएंगे, साहिब चंद, धर्मदास, मोहकम चंद्र छिम्बा, हिम्मत भीवर और दयाराम खत्री। साहिब चंद जो आए थे बच्चा, ये आए थे बीदर से। बीदर कहाँ पर है? कर्नाटक में। धर्मदास आए थे बच्चा दिल्ली से, और मोहकम चंद छिम्बा जो आए थे बच्चा, ये आए थे द्वारका गुजरात से। हिम्मत भीवर जो थे, ये आए थे बच्चा आपका जगन्नाथ से। जगन्नाथ कहाँ पर है? ओडिशा में। और दयाराम खत्री आए थे बच्चा लाहौर से। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जाति भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो साहिब चंद जो थे बाई कास्ट नाई थे। कौन थे? नाई थे। धर्मदास जो थे बाई कास्ट कौन थे? जाट थे। ये छिम्बा शो कर रहे हैं, ये भीवर और ये खत्री। क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो, डेट्स गुड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो बच्चा ये पंच प्यारे थे। इन पंच प्यारों से यहाँ से अवधारणा शुरुआत हुई थी पंच प्यारे की। क्लियर? अब जो हम बात करते हैं बच्चा पंच प्यारे के पश्चात, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा एक शुरुआत और की गई थी। जब इन्होंने क्या करा, यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना हो रही थी। महिलाओं के नाम के साथ कौर और पुरुषों के नाम के साथ में सिंह को जोड़ दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म गुरु ने पुरुषों के नाम के साथ में, जो पुरुष थे, पुरुषों के नाम के साथ में आपका जोड़ा था सिंह, है ना। और जो बच्चा दूसरे थे आपका महिला के नाम के साथ में जोड़ा था इन्होंने, वो जोड़ा था कौर। तो आपसे पूछ सकता है किस धर्म गुरु ने, है ना, किस धर्म गुरु ने पुरुषों के साथ में सिंह तथा महिलाओं के नाम के साथ में कौर को ऐड किया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो आगे बात करें, तो आगे बात करते हैं हम किसकी, इनके संबंध में एक स्टेटमेंट और है। जब इन्होंने सिंह और कौर को जोड़ा था, इन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों के पुरुषों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। क्लियर? ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट भी रहा है। इसके साथ साथ में बच्चे इन्होंने यहाँ पर 5 चीज़ें थी जो अनिवार्य की थी सिखों के लिए। ठीक है, तो वो 5 क्या क्या थे? पहला जो था बच्चा, वो सबसे पहला था केस, फिर दूसरा था कंगा, तीसरा था कच्छा। ठीक है, चौथा था बच्चा इनके द्वारा कड़ा, और 5वां था कृपाण। ये 5 चीज़ें भी सिख गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? डेट्स गुड। तो ये 5 भी क्या थे? अनिवार्य थे सिख गुरु के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार से इनका धार्मिक कार्य हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब हम डिस्कस करते हैं बच्चा किसका, इनके द्वारा युद्धों को, इनके युद्धों को डिस्कस करते हैं। आखिर इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? ठीक है, यानी कि डिवाइडेशन में तीसरा पार्ट है हमारा युद्धों। ठीक है, तो बात करते हैं हम युद्ध की। अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। 5 युद्ध हुए थे, 5 को समझ लेते हैं। एक तो नादौन का युद्ध हुआ था, नादौन का युद्ध जो हुआ था बच्चा 1690 में। दूसरा हुआ था आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1701 में। उसके पश्चात हुआ था आनंदपुर
का सेकेंड युद्ध जो हुआ था बच्चा 1704 में। फिर इसके पश्चात एक युद्ध हुआ था चकमोर का युद्ध, ये हुआ था 1705 में। और फिर लास्ट में हुआ था एक खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध, ये हुआ था 1705 में। क्लियर। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आनंद का प्रथम, आनंद का द्वितीय युद्ध और आपका चकमोर का युद्ध हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। फिर भी मैं इसके बारे में बताऊँ आपको। नादोन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, एक कलहपुर है, कलहपुर का शासक था बच्चा भीमचंद। कलहपुर शासक कौन था? भीमचंद। तो इस भीमचंद ने मुगलों के खिलाफ, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता मांगी थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने सहायता भी इसको दी थी और जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजय भी हो गए थे। ठीक है। तो ये युद्ध कहलाया आपका नादोन का युद्ध, 1690 में हुआ था। दूसरा बच्चा आनंदपुर का युद्ध हुआ था 1701 में। तो 1701 में ये भीमचंद जो था, इसी ने गुरु गोविंद सिंह पर अटैक कर दिया था औरंगजेब के कहने से, लेकिन फाइनली गुरु गोविंद सिंह जी ने भीमचंद को पराजित कर दिया था। ठीक है। तो औरंगजेब के कहने पर जब भीमचंद ने अटैक किया था आनंदपुर पर, तो वो कहलाया आपका आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में। सेकंड बात करें, थर्ड, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1704 में हुआ था। इसमें ये किसके मध्य हुआ था? तो मुगलों के प्लस और कौन थी? सिख सेना। ठीक है। इस युद्ध में बच्चा हुआ क्या था, सिख सेना पराजित हो गई थी और सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के एक तो माता जी को, माता कौन थी? गुजरी। गुरु गोविंद सिंह की माता जी कौन थी? गुजरी थी। और उनके पुत्र, और उनके कौन थे? पुत्र। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और उनके पुत्र उनके दो थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था आपका, दो पुत्र थे जो आपको बताया था आपको, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है। तो बच्चा हुआ क्या, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में 1704 में मुगल सेना के मध्य और सिख सेना के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह तो बच करके निकल गए थे, लेकिन उनकी माताजी को और उनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको गिरफ्तार करके मुगल सम्राट के सामने ले जाया गया। मुगल सम्राट कौन था? आप समझ सकते हो, औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने इनसे कहा, जोरावर सिंह, फतेह सिंह से, माता गुजरी से, दोनों से कहा था कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, लेकिन उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, दोनों को ही औरंगजेब के द्वारा 1704 दिसंबर 1704 में जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था, है ना। एक दीवार थी उसमें जिंदा इन दोनों को चुनवा दिया गया था। और जिसको सामने किस घटना घटी थी? गुजरी जी के। गुजरी जी ने ये घटना देखी तो उनका खुद अपने आप क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। क्लियर। इस घटना को देख करके इनकी मृत्यु हो गई थी। कितनी भयानक मतलब चित्र होगा, आप खुद कल्पना करो कि जिंदा व्यक्ति को, है ना, दीवार में चिनवा दिया गया था। और उनकी दादी गुजरी जी जो थी वो देख रही थी, उनकी भी मृत्यु इसको देख करके हो गई थी। क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चकमोर का युद्ध हुआ था। चकमोर का 1705 में हुआ था। चकमोर के 1705 में भी क्या हुआ था? ये भी मुगल सेना और सिख सेना के बीच में हुआ था। मुगल सेना एक तरफ थी और एक तरफ को सिख सेना थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक का नाम था आपका अजीत सिंह और दूसरे थे बच्चा आपके जुझारू सिंह। इन दोनों गिरफ्तार करने के बाद इनको भी मार दिया गया था। क्लियर। तो ये इस युद्ध में भी सिख पराजित हुए, आनंदपुर के युद्ध में सिख पराजित होते। और ये खिदराना के 1705 में जो हुआ था, खिदराना का युद्ध, इसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हो गए थे और इसके पश्चात छोटी मोटी झड़पें मुगलों से चलती रही थी। ठीक है। तो ये इनके प्रमुख युद्ध थे। अब बात करते हैं लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में, वो है इनकी मृत्यु के संबंध में, आखिर कैसे क्या हुआ था। क्लियर। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, मृत्यु के संबंध में क्या हुआ था। तो देखो बच्चा, 1708 की बात थी, 1708। हम इनकी मृत्यु के संबंध में बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है। तो बात थी 1708 की। स्थान था नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पर पड़ता है बच्चा? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र की बात थी। यहाँ पर हुआ क्या था, एक व्यक्ति था, पठान था, उसका नाम था अजीम खान
या इसका नाम हमें जमशेद खान भी मिल जाता है, जमशेद खान, दोनों नाम लिखे मिल सकते हैं, आपको मिलेगा विकल्प में एक ही। तो पठान अजीम खान अथवा जमशेद खान द्वारा, है ना, उनको छुरा मार दिया गया था, जिसके कारण वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। हालांकि घायल अवस्था में ही उन्होंने इसको जमशेद खान अजीम खान को मार दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो अटैक करा था नांदेड़ महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट की बात थी ये, है ना, गोदावरी नदी तट है महाराष्ट्र में, तो वहाँ के तट की बात थी। तो घायल हो गए थे, घायल होने के पश्चात उन्होंने इसको मार दिया था। लेकिन घायल होने से पूर्व उन्होंने कुछ बातें क्लियर करी थी। वो ये क्लियर करी थी, उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु तो हो ही जाएगी, निश्चित है। उनको इस बात का आभास भी होने लगा था कि मृत्यु निश्चित है, मतलब अब स्थिति उनकी खराब होती जा रही है। तो उन्होंने खुद स्वयं से ही अपने शरीर को त्याग कर दिया था। क्लियर। तो 4 बातें अपनी मृत्यु से पूर्व घोषणा की थी। पहली घोषणा ये की थी कि मेरे पश्चात यानी गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात आगे से गुरु पद समाप्त हो जाएगा। जो गुरु वाणी है, गुरु के शब्द हैं, वही आगे से क्या कहलाएंगे, गुरु के तौर पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि जहाँ कहीं पर भी गुरु को मानने वाले 5 व्यक्ति एक जगह एकत्रित होंगे, वहाँ गुरु स्वयं अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है। और बंदा बहादुर, है ना, बंदा बहादुर को उन्होंने सिखों का सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। उनसे कहा बंदा बहादुर से कि भाई अब आप सिखों का नेतृत्व संभालो, राजनीतिक तौर पर या सैनिक तौर पर। ठीक है। तो ये सब बातें थी हमारी किनके विषय में, गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में। और उसके पश्चात 1708 में उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और उसके पास गुरु पद समाप्त हो गया था। उसके बाद बंदा बहादुर ने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये था हमारा सिख गुरुओं के संबंध में हमारा चैप्टर। 1-2 पॉइंट और बचे हैं, मैं आपको बता दूं ऐसे ही। गुरु नानक जी के संबंध में एक फैक्ट मुझे याद आया। गुरु नानक जी, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है। गुरु नानक जी ने इनकी जो उपाधि थी, गुरु नानक जी की उपाधि क्या थी, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इनकी उपाधि थी हजरत। इसको आप ना गुरु नानक जी वाले में वहाँ पर ऐड कर लेना। प्रारंभ में आपको पढ़ा था हजरत रब्बुल मजीज, हजरत रब्बुल मजीद इनकी उपाधि थी गुरु नानक जी की। दूसरा जो गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने एक कार्य ये करा था कि दरबार में जो नगाड़ा होता है, नगाड़ा जो अकबर के दरबार में बजता था, नगाड़ा, दरबार में नगाड़ा बजाने की शुरुआत गुरु हरगोविंद जी ने की थी। छठे गुरु थे, उन्होंने की थी, दरबार नगाड़ा बजता था। और इन्होंने गुरु गोविंद जी ने ही अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त एक 12 फीट ऊंचा सिंहासन की तरह था, उस पर ये बैठ के अपने अनुयायियों से मिला करते थे। तो ये कुछ फैक्ट थे जो रह गए थे बताने से आपको। आप इन 2 फैक्ट को और ऐड कर लेना वहाँ पर, तो नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बंदा बहादुर को, जत्था को, दल खालसा को और आपका मिसल को। ठीक है। उसके पश्चात हमारा महाराजा रणजीत सिंह वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। और जैसे ये टॉपिक हमारा कवर होगा, देन हम शुरू करेंगे मराठों को। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी और बढ़िया से समझ में आई होंगी, है ना। तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। ये वादा है, पूरा आधुनिक भारत में आपको कवर कराऊंगा। तो निश्चिंत होकर के आप पूरी तरह से आप कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और इस स्तर तक आधुनिक भारत आपको मैं पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं किसी से कोचिंग अथवा किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कंप्लीट आधुनिक भारत रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आप मतलब नेट का एग्जाम देते हो, नेट JRF आप हिस्ट्री से दे रहे हो, आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, IAS दे रहे हो या UPSC या आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी कोई भी हो, A to Z ऑल वनडे एग्जाम, तो सभी के सारे हम इस अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। यानी कि आज जो भारत का स्तर वो चल रहा है हमारा, जो आपका A to Z सब कुछ कवर कराएगा, कोई भी इससे बच करके एग्जाम नहीं जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ओके, धन्यवाद।